नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसमें हमने फंडामेंटल ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर दिया था। आज उसी के आगे अगला टॉपिक कूलॉम्स लॉ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका यूज होने वाला है। तो शांति से पूरा लेक्चर देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे वो नीट हो या जेई हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, इसको समझते हैं। जैसे ग्रेविटेशन का चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे दो मास होते थे। ये सारा चैप्टर ग्रेविटेशन के चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सिमिलर है। वहाँ मास होते थे, यहाँ पे चार्ज है, तो वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे। तो चलिए कूलॉम्स लॉ शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं, प्लस क्यू। ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं। अब आप बताओ, जब एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं तो इन पे क्या होगा। अब आप सोच के देखो, अगर इसको मैं नाम 1 और इसको नाम 2 दे दूं, ठीक, और ये समझ में आया कि नहीं। तो जैसा कि पिछले सेशन में हमने चार्ज के बारे में आपको बताया था, सेम टाइप के चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट टाइप के चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 1 और 2 को, दोनों पे सेम टाइप के चार्ज हैं कि नहीं। तो 1 पे क्या लगाएगा, 1 पे 2 एक फोर्स लगाएगा, और ए फोर्स सेंटर के अलोंग लगते हैं। इस चीज को याद रखना, ग्रेविटेशन में भी मैंने ये चीजें आपको बताई थी। तो जो आपका वन बॉडी है, इस पे कौन फोर्स लगाएगा, टू। टू के कारण ये रिपेल होगा इस डायरेक्शन में। कौन रिपेल होगा, वन। तो इसको लिखने का तरीका कैसे था, एफ वेक्टर 1 2, मतलब 1 पर 2 ने फोर्स लगाया, इसी तरह 2 पर 1 फोर्स लगाएगा कि नहीं, उसको रिपेल करेगा। पिछले सेशन में तो हम लोगों ने केवल देखा था कि रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ वही बताता है कि कितने तेजी से, कितना फोर्स लगा के इसको रिपेल किया या अट्रैक्ट किया। ये सारी बातें अपने कूलॉम के बारे में डिस्कस होगी, जो कूलॉम्स का लॉ है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है। और ये सारी बातें हमारे किसके लिए हो रही हैं, ये दोनों हमारे पॉइंट चार्ज हैं। कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, इस बात को आप याद रखना। आगे जब वेरिएबल चार्ज वो सब आएंगे, वहां गॉस लॉ आएगा। अब जो ये फोर्स लग रहा है, आपने ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, जो लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करेगी, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो हमारा एफ है, क्या है एफ, हमारा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एफ एक्ट्स अलोंग, ये सब चीज़ों को याद रखिए, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, कहाँ लाइन ज्वाइन हो रहा है, सेंटर का, जो दो चार्ज हैं, ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज। ठीक, अभी आगे सुपर पोजिशन आएगा, वहां मल्टीपल चार्ज देंगे। मिनिमम कितने चार्ज चाहिए फोर्स लगाने के लिए, मिनिमम दो चार्ज चाहिए, इसलिए हम यहाँ 2 का लेके एनालिसिस कर रहे हैं। बताओ अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आपको। अब यहाँ से जो आया, क्या आपको दिख रहा है, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन F1 वेक्टर। अब अगर आपको ये लिखना रहे तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इसको मैं एफ 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2 के कारण, इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं करूँ तो एक क्या आएगा, निगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, सारी चीज़ों को समझिए। अगर मैं इन पे मान लूँ फोर्स लग रहा है एफ, तो ये दोनों केवल डायरेक्शन में अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। देखो, जितना फोर्स 1 पे 2 लगाएगा, उतना ही फोर्स 2 पे 1 लगाएगा। लगाएगा कि नहीं, बिल्कुल लगाएगा। तो चलो यहाँ पे इसको लिखते हैं, एफ वेक्टर 1 2, इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों हमारे क्या होने वाले हैं, ये दोनों हमारे बराबर होने वाले हैं।
चाहे 1 पे 2 लगाए चाहे 2 पे 1 लगाए, डायरेक्शन अपोजिट होगी और ये दोनों बराबर होंगे। पहले बताओ ये बेसिक चीज़ें समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं सब चीज़ों को एनालिसिस करके कूलाम ने कुछ स्टेटमेंट दिए और उसको मिला के एक लॉ बनाया जिसको हम कूलाम्स लॉ बोलते हैं। तो चलो, उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला कूलाम जी ने? कूलाम ने बोला कि जो इनके बीच फोर्स लग रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? ये दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के बराबर। तो यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इसको मैं 1 और 2 दूं तो यहाँ पे क्या Q1 और Q2 के बराबर हैं। एक मिनट, इसको 1 और 2 दे देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये है हमारा 1 और ये कौन सा कलर था? ये है हमारा 2। ठीक। तो जो हमारा फोर्स लगेगा वो इनके जो प्रोडक्ट होगा उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह उन्होंने दूसरा दिया कि ये और किस पे डिपेंड करेगा ये फोर्स, कि दोनों चार्ज एक दूसरे से कितने दूरी पर रखें। देखो, अगर इसको मैं इसके पास ले जाऊंगा फोर्स कुछ अलग लगेगा, दूर ले जाऊंगा फोर्स कुछ अलग लगेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक। अच्छे से समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है यार। एकदम अच्छे से मस्ती से पढ़िए, फिजिक्स है, सारी चीजें दिखती हैं, सिंसियर होने की जरूरत ही नहीं, मैं यहाँ हूँ ना। आप अच्छे से देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी उन्होंने ये बताया कि जो एफ है हमारा फोर्स, वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि दो चार्ज हमारे किस मीडियम पे रखे हुए हैं। ये एयर में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, या अपने वैक्यूम में रखे हैं। तो जिस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम पे भी ये डिपेंड करता है। तो जो हमारा एफ है ये किस पे डिपेंड करता है? एफ डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इन तीन चीजों को उन्होंने कंबाइंड करके एक फार्मूला निकाला। अब इन तीनों प्रोपोर्शनलिटी को हम एक कंबाइंड करते हैं। तो जो है हमारा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या यहाँ से मैं लिखूंगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट देंगे कि नहीं? अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे ताकि दोनों मैग्नीट्यूड हमारी बराबर हो। तो यहाँ से F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो, एक नया टर्म निकल के आया है। क्या निकल के आया है? के हमारा है क्या? के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। उसके पहले एक बात और बता रहा हूँ, जो हमारे Q1 Q2 हैं, अगर आपसे पूछे कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड नहीं दिया, आप साइन के साथ उसकी वैल्यू रख देना। अगर प्लस में दिया है प्लस में रखना, माइनस में दिया है माइनस में रखना। अब चलो डिस्कस करते हैं। एक इसमें हमें Q1 Q2 तो पता चल गया, हमारे पॉइंट चार्ज हैं। आर पता चल गया, इनके बीच का डिस्टेंस है। अब जो हमारा ये नया टर्म के आया है, के हमारा क्या है? के हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे वहाँ F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, पूरा उसके सिमिलर है कि नहीं? देखो यहाँ पे आपको दिखने लगा होगा। तो वहाँ पे G क्या होता था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। इसी तरह यहाँ के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और वहाँ पे तो जो G था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन जो हमारा यहाँ K है, एक के हमारा मीडियम पर डिपेंड करेगा। और इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। परमिटिविटी नाम का चैप्टर आएगा अगले लेक्चर में। तो जो हमारा के है ये डिपेंड्स, मीडियम पे डिपेंड्स करता है कि वाटर में रखोगे तो क्या होगा, मरकरी में रखोगे तो क्या होगा, माइका में रखोगे, एयर में रखोगे, सबका के की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बोलो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो जनरली हमारा के की वैल्यू है वो हम किसके लिए यहाँ लिख रहे हैं? एयर के लिए, और किसी मीडियम के लिए नहीं। अगर कोई और मीडियम रहेगा तो हम एयर को रेस्पेक्ट देके वो निकालेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जो हमारी के की वैल्यू है वो फार फ्री स्पेस, या एक तरह से वैक्यूम बोल सकते हो, फार फ्री स्पेस। जो हमारा फ्री स्पेस में के की वैल्यू आती है, कितनी निकल के आती है? 9 इंटू 10⁹। अब इसकी यूनिट क्या होगी? अगर के की यूनिट आपको लिखनी है, के की यूनिट क्या होगी? एफ की यूनिट न्यूटन और आर का स्क्वायर है।
तो यहाँ से आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। जब Q1 Q2 करोगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, तो मतलब कूलाम का स्क्वायर, कूलाम को हम C से लिखते हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब के का एक फार्मूला होता है निकालने का, के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है, इसका बिल्कुल मत टेंशन लो, अगला लेक्चर इसी का आने वाला है पूरा परमिटिविटी में। अभी आप केवल ये समझ लो क्या है इसकी वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जो हमारी एप्सिलॉन आई है ये है हमारी परमिटिविटी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप केवल इसको इतना यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। यहाँ तक यही हमारा कूलाम लॉ है, इसी पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या आपको दे सकता है, Q1 देगा, Q2 पूछेगा, या इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, अगर दो चार्जों के बीच की दूरी को हम 1/4 कर दें, उन पे फोर्स क्या लगेगा, या 3 गुना कर दें, तो आप कैसे निकालोगे, Q1 Q2 को कांस्टेंट कर देना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², यहाँ से आप निकाल लोगे। अब चलो एक ग्राफ आता है, किसके किसके वर्सेस, डिस्टेंस के वर्सेस। अगर हमारा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है, तो अगर हमारा R इंक्रीज होगा, अगर हम R को इंक्रीज करेंगे, इनवर्सली स्क्वायर है, तो F हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और किस फॉर्म में हमारा सब चीजें होंगी, अगर हम इसको ऐसा करेंगे, ये हमारा है F, ये है हमारा R, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के बीच हम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो ये क्या आएगा, जब फोर्स हमारा ज़्यादा है तो दूरी एकदम पास रहेगी, जितना ये दोनों चार्ज पास रहेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना दूर जाएंगे उतना कम फोर्स लगेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ तक कूलॉम्स लॉ में अगर कभी आपसे ग्राफ पूछ ले तो आप कैसे इसको प्लॉट करोगे, पहचान लोगे कि नहीं, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये रहा पहला टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, और उसको हमने कैसे डिराइव किया। और इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। और यार क्वेश्चन क्या ही बनेगा, Q1 Q2 की वैल्यू देगा, उनके बीच R की वैल्यू देगा, और आपसे फोर्स पूछेगा, या फोर्स देके कोई एक चार्ज देके एक चार्ज मिसिंग होगा। टोटल इतनी प्रॉपर्टीज है, Q1 Q2 R F K है, यही 5 प्रॉपर्टी में से वो सारी चीजें पूछेगा। तो इसका अच्छे से समझ लीजिए, जो एक अननोन रहेगा 2-3 फार्मूले यूज करके उसी को निकालना है। इससे ज़्यादा ना ही आया है और ना ही आएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये आपके बोर्ड का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, अक्सर बोर्ड में पूछ लेते हैं कि चलो ये तो दिखा दिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, अब कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। ये भी एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। और देखो वेक्टर का यार बहुत जरूरी है, डायरेक्शन और ये सब नहीं पता रहेगा, ये देखो सेंटर के अलॉन्ग लग रहा है, डायरेक्शन जरूरी है, क्योंकि कब रिपेल करेगा कब अट्रैक्ट करेगा वो सब आपको पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हमारा दो चार्ज है, ये है हमारा +Q1, एक और चार्ज है क्या है, +Q2। ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हैं, ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, यही था ना। ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर, इनका मैं मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ। अब आप बताओ इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, कैसे चीजें एक्ट हो रही है। Q1 दिख रहा है कि नहीं, रुको फिर से लिख देते हैं। जहां ना हो कोई डरने की दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझते हैं। अब बताओ Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा, देखो अगर निगेटिव निगेटिव रहेगा, ये मैंने जस्ट सिमिलर का दिया है, निगेटिव निगेटिव रहेगा सेम रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। आपको क्वेश्चन में देख लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। तो जो ये हमारा फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के एलॉन्ग लगेगा कि नहीं, फोर्स जो हमारा लगेगा F कहाँ एक्ट करता है, सेंटर के एलॉन्ग एक्ट करेगा। तो जो हमारा 1 पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे 1 पे कौन रिपेल करेगा, 1 पे फोर्स 2 लगाएगा, जिसके कारण ये रिपेल होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर। इसी तरह 2 पे भी रिपेल करेगा, 2 को कौन रिपेल करेगा, 2 को हमारा 1 रिपेल करेगा। ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप बताओ हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मैं इस पोजीशन को R1 मानूं, अगर मैं इसको R1 मानूं और इसको R2 मानूं, ठीक। अभी आपको F21 के लिए डिस्टेंस मानो लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, अगर यहाँ से यहाँ हमें डिस्टेंस लिखनी है,
सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लिखनी है, यहाँ पे हमारा R1 है, यहाँ पे R2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1, यही होगा कि नहीं? और ये किस फॉर्म में होगा? वेक्टर फॉर्म में। सारी चीज़ें हमें वेक्टर में निकालनी है। बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है? इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में निकालें, देखो कलर को देखना, कौन सा कलर है? ब्लू। अब हमें इस डायरेक्शन में लिखना है। इस डायरेक्शन में ए हमारा इनिशियल होगा और ए हमारा फाइनल होगा। यहाँ भी लिख देते हैं इनिशियल फाइनल। तो यहाँ फाइनल हमारा कहाँ पे आ रहा है? फाइनल हमारा R1 पे आ रहा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस को मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं? ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे कुछ नहीं है। एफ में वैल्यू रखना और वेक्टर का सिंपल सा फार्मूले लगाने हैं। बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है? इन्हीं, अरे यार अगर 2 पॉइंट दिए हैं, अगर मानो चलो और सिंपल, ए आपको 5 मीटर है, ए आपको 3 मीटर है, आपको यहाँ से यहाँ के बीच का अगर डिस्टेंस पूछे तो कैसे आप लिखोगे? कितना यूनिट आए हो? 3 से 5 पे आए, मतलब 2 आए हो ना। तो उसी तरह R2 से R1 पे आए हो, मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? उसी चीज को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखो क्या करना है। कुछ नहीं, चलो अब पहले पे फोर्स लिखते हैं अच्छे से। यार कुछ भी ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, चीज़ों को समझो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? मॉड आर। और मॉड आर की वैल्यू हमारी क्या है? मॉड आर की वैल्यू चाहे हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो बराबर होने वाला है, या चाहे हमारा क्या करो, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक, इनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर होने वाली है। तो ये हमारा आएगा मॉड आर का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। अब ये देखो 1 2 इनके बीच का क्या डायरेक्शन है? फोर्स 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? 2। तो हम डायरेक्शन कौन सा लेंगे? यहाँ से फोर्स चलना चालू किया, देखो राइट साइड से ऐसे इधर लगा रहा है, तो हमारा कौन सा आएगा? R1 माइनस R2। हम डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? R1 वेक्टर माइनस R2 का क्या होगा? इसका इसका हमारा क्या? कैप। जो हम यूनिट डायरेक्शन लिखते हैं, और अगर वेक्टर में आपको याद होगा, ए यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते थे? जो डायरेक्शन बताता था, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर, मतलब वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देते थे, तो हमें ए रिलेशन मिलती थी कि नहीं? बिल्कुल मिलती थी। तो R1 माइनस R2 के हमें कैप, एक मिनट इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ आप कंफ्यूज होंगे। ब्लैक दे देता हूँ। ठीक, अब चलो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एफ वेक्टर 1 2 क्या निकल के आएगा? 1 पर फोर्स कौन लगा रहा है? 2। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड आर का स्क्वायर। अब ये हमारा कैप है, इस फॉर्म में हमारा क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही होगा ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इनका मॉड। इनका मॉड, इनका मॉड क्या होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है यार, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, इसी को यूज कर रहा हूँ। अब देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है? मॉड आर। तो यहाँ मॉड आर इंटू मॉड आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? मॉड आर का क्यूब। तो चलो इसको हम और अच्छे से लिखते हैं। 1 पर फोर्स लगा है 2, ध्यान से देखो कैसा कैसे लगा फोर्स, उसने इसको रिपेल किया इसलिए लगा। तो एफ के Q1 Q2, अब यहाँ मॉड आर का क्यूब हो गया है, मॉड आर का क्यूब। तो क्या हम लिखेंगे? मॉड में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका क्या करना है? इसका हमें क्यूब करना है। पता है ना कैसे आया? इनटू हमारा क्या है? इनटू हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये फार्मूला रहा हमारा। 1 पे 2 कितना फोर्स लगाएगा? वेक्टर फॉर्म में हमारा कूलॉम्स लॉ। समझ में आया कि नहीं? अगर इसी तरह सिमिलरली आपको क्या 2 पे कितना फोर्स लगा उसको लिखना रहे, तो आप कैसे लिखोगे? सेम प्रोसेस यही लगाना है। आप खुद से लिख के देखिए क्या यही आ रहा है कि नहीं? एफ वेक्टर 2, अब 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? 1, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2। सेम प्रोसेस वही, ये सब करोगे, बस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? जहाँ R1 है वहाँ पे डायरेक्शन अभी कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 2 पे 1 ना, तो हमारा कौन सा डिस्टेंस है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा R2 वेक्टर
माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू हमारा क्या आ जाएगा R2 वेक्टर। ये हमारे क्या है पोजीशन वेक्टर। अगर कभी वेक्टर के फॉर्म में आपको दें पोजीशन तो ऐसे निकाल लेना, 1 पे पूछे या 2 पे पूछे आराम से वेक्टर फॉर्म में निकाल लोगे। कभी कभी क्या होता है ना, सीबीएसई में आपसे डेरिवेशन पूछ लेता है या क्वेश्चन देके पूछता है कि इसमें क्या रिलेशंस हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसलिए ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको डिराइव कराया। अब चलो एक और छोटा सा टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है ना, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में रिलेशन है, उसी के बारे में डिस्कस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे लिखते थे, एफ जी हमारा क्या होता था, G m1, यही होता था ना। चलो स्मॉल से लिखते हैं, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों में सिमिलरिटी है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे मास है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, आर आर दोनों में बराबर है। तो यहाँ कभी कभी आपसे रेशियो पूछ लिया जाता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन स्ट्रांग है, तो उसको आप कैसे निकालोगे। चलो पहले इसके बारे में हम सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार आए हैं, फ्यूचर में फिर से आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम एफ ई और एफ जी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, इनके बीच क्या समानताएं हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी। कुछ भी डाउट हो यार, देखो वीडियो को तुरंत पॉज करना, आराम से देखना। इसलिए मैं चीज़ों को इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो सिमिलरिटी क्या है, अपना जो दोनों है हमारा फोर्स, वो दोनों हमारा इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। देखो एफ यहाँ पे दोनों में आर स्क्वायर है, तो ये दोनों हमारा किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। ये दोनों हमारे किसको फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये रहा हमारा पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, सोचो और बोलो। दूसरी सिमिलरिटी, अगर ये दो चार्ज होते थे +Q1 यहाँ पे क्या होते थे, मास m1 और m2। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि जो इनके बीच फोर्स एक्ट करेगा वो इनके सेंटर लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही एक्ट करेगा। तो जो दूसरी सिमिलरिटी है वो हमारा F कहाँ एक्ट करेगा, एक्ट्स अलोंग, जो हमारा फोर्स है एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग ये एक्ट करेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये दोनों में हमारी सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी तो हो गई, अब दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है इन दोनों में क्या अंतर है उसको देखते हैं। कुछ दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तोहरा के कोनो दिक्कत नहीं, आराम से देखो सब समझ में आ जाए, कुछ नहीं है इसमें। पहला हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे देखो अगर ये प्लस प्लस रहेगी क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। तो पहला हमारा क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो या तो रिपेल करेगा, और अगर माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके दो नेचर होते हैं। जो हमारा एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ठीक, जो हमारा ये हमारे इसके बीच डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारा एफ जी है, एफ जी, ये देखो अगर दो मास के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा और m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा। तो fg हमारा क्या करेगा, fg हमारा ऑलवेज अट्रैक्टिव। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। दूसरा दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक यहाँ पे जो आपका G है, ये तो G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, लेकिन क्या
के आपका यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। और जी आपका किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखता हूँ। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है, ये हमारा क्या है? जो हमारा है, ये हमारा मीडियम पर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारा मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बताओ सिमिलरिटी और ये सब समझ में आए कि नहीं? कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रट्टा मत मारिए, मैं जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे सीखिए, ठीक। अब इसके बाद एक और आता है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा है। आप बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? के की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा के की वैल्यू है, वो है हमारा कितना, अभी हमने शुरू में लिखा था 9 इंटू 10⁻9। और जी की वैल्यू हमारी कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻11। और ये हमारा 10 के पावर कितने में है? 10⁻9 में। देखो कितनी ज़्यादा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं उनके बारे में। चलो अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कूलॉम लॉ अभी तक हमने देखा। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, इसको तुरंत कर दोगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चलो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को शुरू करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ। और देखिए कि आपसे कहाँ पे गलती हुई और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम देके आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो रिपल्सन बोला है, या तो देखो आगे पॉजिटिव कर ही दिया। अगर मानो पॉजिटिव ना करता तो या तो माइनस माइनस होता या प्लस प्लस, क्योंकि रिपल्सन यूज किया था। Between two positively charged ion carrying a equal charges is 3.7 into 10 के power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 एगस्ट्रॉम। याद है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 का एगस्ट्रॉम माइक्रोन, वो सब की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो देखो ये कह रहा है कि हमारे दो चार्ज हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं, वो एक दूसरे से 5 एगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं, और वो एक दोनों को किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि इस रिपल्सन में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे मिसिंग हो रहे हैं, या कितने हमारे चार्ज मिसिंग हो रहे हैं, उसी से हमसे पूछ रहा है। तो चलो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे दो चार्ज हैं, मान लेता हूँ ये है हमारा Q1, ये दोनों की वैल्यू बराबर है। Q2 ये चार्ज है, और ये न्यू कूलॉम लॉ हमारा किसके लिए वैलिड है? कूलॉम लॉ हमेशा हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इस बात को आप याद रखना। ये दोनों को मान लेते हैं कितने दूरी पर रखे हुए हैं? r दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। अब ए वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। रिपल्सन फोर्स हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डेटा देखो। F इक्वल टू जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इनके बीच डिस्टेंस r की वैल्यू क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। 5 अगस्ट्रॉम दिया है, एक अगस्ट्रॉम में कितना होता है मीटर में? एसआई में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10, तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ये कैसे आया? यूनिट एंड मेजरमेंट में आप जाके देखना, वहाँ डिफरेंट डायमेंशंस कैसे यूज होते हैं, सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अभी तो यार क्वेश्चन शुरू ही हुआ है, अभी क्या डाउट आएगा? तो आपसे पूछ रहा है कि कितने चार्ज हमारे मिसिंग हुए, इतने फोर्स से रिपेल कर रहा है। और क्या दिया है? हमारे दोनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिवली हैं, ठीक। अब अगर हमें किसी तरह हमारा चार्ज मिल जाए तो Q इक्वल टू यानी E लगा के हम निकाल सकते हैं कि नहीं कितने चार्ज मिसिंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है क्या निकालना? Q।
तो इसको हम कैसे निकालेंगे? कूलॉम्स लॉ, एकदम इजी। अब तो एकदम इजी हो गया है। ये देखो, ये कोई क्वेश्चन अब रहा, केवल जोन घटाना बचा है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? ये पूरा कांस्टेंट k की वैल्यू है ना, k को मैंने डायरेक्ट a लिखा है, 9 × 10⁹ इंटू क्यू। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये हमारा देखो 5 अगस्ट्रॉम है, 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा फोर्स किसके बराबर है? फोर्स है हमारा 3.7 इंटू 10⁻⁹। देखो सारी चीजें नोन है, केवल क्या अननोन है? क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर हमारा क्या निकल के आएगा? 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू उसका स्क्वायर करते हैं डिस्टेंस। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 10⁻⁻10 का जब हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको हम के बोलते हैं, उसकी वैल्यू निकल के आएगी 9 × 10⁹ यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो आप खुद से सॉल्व करना, मैं सॉल्व करके रखा हूँ, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 10.21 × 10⁻38। ये हमारा क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई। जब इसका हम अंडर रूट लेंगे, ये हमारा कितना निकल के आएगा? 3.2 इंटू 10⁻39 है, तो आधा करोगे 10⁻⁻19। और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्स। ये हमारा चार्ज आ गया कि एक चार्ज हमारा कितना इस पे चार्ज है। अब रिपल्सन के दौरान हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, उसको हमें निकालना है। तो अब तो एकदम इजी है, क्यू पता है, ई हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालोगे एकदम आराम से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, देखो यार ये सब कैलकुलेशन आप खुद से करो। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे ना, उतना फास्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, दोनों से नहीं, ईच से पूछ रहा है। अगर बोथ कर देता तो दोनों को ऐड करना होता, इसलिए इस बात को याद रखना। तो Q इक्वल टू हमारा आ गया Ne। यहाँ से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, N इक्वल टू QE। तो यहाँ Q की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है? उस पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, 10⁻⁻19 ए गया। जब 3/3.2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू निकल के आएगी 2। ए रहा हमारा आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन इससे मिसिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं रहेगा। कभी क्या बोलेगा चार्ज कांस्टेंट है, या एक चार्ज को 4 टाइम्स बना दें, डिस्टेंस को घटा दें, फोर्स क्या होगा। बस सब मिला के आपको इस फार्मूले का, जो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, इसका पोस्टमार्टम करने आना चाहिए। इसमें कभी Q1 की वैल्यू दे के Q2 पूछेगा, सारी वैल्यू दिया रहेगा। कभी R की वैल्यू और Q1 की चेंज करेगा, एक कांस्टेंट रखेगा। फोर्स पे क्या चेंज होगा, नीट और जेई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये सारी चीज़ों को आप याद करके रखना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इस पे इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलो देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम लॉ की क्या क्या लिमिटेशन थी, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्या था? जो कूलॉम लॉ है वो किसके लिए है? वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो जो है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारे चार्ज हैं वो क्या होने चाहिए? द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर कंटिन्यूअस चार्ज रहेंगे तो उसके लिए वैलिड नहीं है हमारा कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। इसका मतलब जैसे ए हमारा क्या है? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? मान लो एक पीथ बॉल है, अभी ये आगे आएगा। पीथ बॉल पे इस पे पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, इस पे पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो क्या इस पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हमारा कूलम्ब्स लॉ नॉट वैलिड है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करूँगा, आगे गॉस लॉ आएगा वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि कूलम्ब लॉ जो हमारा है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारे दोनों चार्ज थे, मानो प्लस Q1 और यहाँ पे हमारा प्लस Q2, ठीक, ये दोनों हमारे क्या थे, ये दोनों हमारे रेस्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पे बोथ चार्जेस जो हमारे हैं, दोनों चार्जेस कहाँ पे होने चाहिए, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। जो हमारे दोनों चार्ज हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, रेस्ट पे। अब जरूरी नहीं कि दोनों रेस्ट पे हों, अगर एक मोशन में है और एक रेस्ट पे है तो भी ये लॉ हमारा वैलिड है। ये बहुत जगह बुक पे नहीं लिखा हुआ है, इवन स्टैंडर्ड बुक में भी बहुत सारे में नहीं दिया हुआ है। इस बात को आप नोट कर लेना, केवल इतना लिखा है, ऐसा नहीं। अगर एक चार्ज भी रेस्ट में है तो भी हम कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। आर वन चार्ज इन मोशन, वन चार्ज इन मोशन एंड वन चार्ज इन रेस्ट, एंड वन चार्ज इन रेस्ट, तो हम ये अपना कूलम्ब लॉ को लगा सकते हैं। अब अगर दोनों मूव करें तो फिर क्या होगा, उसको कैसे समझेंगे। अगर हमारा दोनों मूव कर रहा है तो हमारा कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं है। अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, इफ बोथ चार्जेस आर मूविंग, इफ बोथ चार्जेस आर इन मोशन, देन इट इज नॉट वैलिड। समझ में आया कि नहीं? अगर हमारे दोनों चार्ज मोशन में है तो वहाँ पे हमारा कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक पे इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसी का अलग अलग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। अगर थर्ड चार्ज को हम इनके बीच में रखें तो क्या इफेक्ट आएगा, उन सब के बारे में डिस्कशन है। तो ये सब के बारे में मैं अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनाइए, अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या दो चार्ज के बीच हम तीसरे को रखें तो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप जाके उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में मैं हर सेशन फिनिश होने के बाद इसका नोट्स भी वहां पे पोस्ट करता हूं। आप वहां पे जाके ये नोट्स डाउनलोड करके खुद का नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा हर दिन मैं वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, आप उसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक देके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर फिजिक्स आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आएंगे। अगर आपको यकीन ना हो, आप जाइए क्लास 11th का जितना टॉपिक मैंने कवर किया था और नीट और जेई का आप उठाइए 2024 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से हैं। इवन मैंने उसका वीडियो भी बनाया हुआ, प्ले लिस्ट से उसको देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हैं, पेशेंस के साथ पूरा देखिए, क्योंकि मैं चीज़ों को एकदम बेसिक से उठा के एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कोई पॉइंट जो समझ में ना आए, बस आप अच्छे से देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।